मेरे कुछ दोस्त और मैं, जो उस समय हाई स्कूल में थे, कभी कभार जंगल में कैंपिंग ट्रिप की योजना बनाते थे। क्योंकि हम साथ में कई बार जा चुके हैं तो चीजें हमेशा बहुत आसानी से होती रही हैं। हालांकि इस बार हम एक ऐसी चीज से टकराए जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमें हमेशा जंगली जानवरों, जहरीले पौधों और जहरीली मकड़ियों वगैरह से सावधान रहने के लिए ट्रेन किया जाता था, लेकिन हमें ये किसी ने नहीं सिखाया कि डीप वुड्स में आप कुछ खतरनाक लोगों से भी टकरा सकते हैं। मेरे पास जंगल में अजनबियों से मुठभेड़ की काफ़ी कहानियां हैं और उनमें से कुछ मज़ेदार हैं। ये बात जनवरी की शुरुआत में मेरे राज्य फ्लोरिडा में हुई थी। दो दोस्तों और मैंने वीकेंड के लिए एक सस्ता कैंप साइट बुक किया था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था कि वो जगह रहने के लिए इतनी अच्छी नहीं थी। वहां ज़्यादा लोग नहीं थे, बस एक टेंट था जिसमें शायद एक फैमिली थी। हमसे कच्ची सड़क के उस पार एक अजीब आदमी था जो अपनी गाड़ी में अकेले नजरें गड़ाए हुए था। जब हम अपना सेटअप कर रहे थे तब भी उसने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हम तीनों ने ध्यान दिया कि वो हमें देख रहा था। इतना ही नहीं, उसके कमर पर एक बड़ा सा चाकू भी था। उसके सामान्य व्यवहार से हमें लगा कि वो समाज से निकाला हुआ व्यक्ति है जो अपना अधिकतर समय अपने आराम और दूसरों की सुरक्षा के लिए जंगल में अकेले बिताना पसंद करता है। पहले पूरे दिन उसने दूरी बनाए रखी। हम उससे ज़्यादा दूर नहीं थे, हालांकि हमारे कैंपसाइट के किनारे से उसके कैंपसाइट तक शायद 30 फीट की दूरी थी। हमें यह स्वीकार करना पड़ा कि वो पूरी रात हमारी बातें सुनता रहेगा। सौभाग्य से पहली रात ठीक रही और दूसरे दिन वो हमसे घुलने मिलने लगा। मैं और मेरा एक दोस्त जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए झाड़ियों में गए और वो वहां आया और हमें बताया कि बेहतर लकड़ियां कहाँ मिल सकती हैं जो इन लकड़ियों की तरह बेकार ना हो जो हमें मिल रही थी। हमने कहा कि हम अगली बार से ध्यान देंगे। वो अपने उस बड़े से चाकू पर हाथ रखे हुए था, मानो वो घबराया हुआ हो, यहाँ तक कि हमसे बहुत डरा हुआ हो। ऐसा लग रहा था कि वो लोगों के आसपास रहने के लिए पूरी तरह से एडजस्ट नहीं था। लेकिन जब उसने हमारी पहली वास्तविक बातचीत के दौरान हमारी मदद करने की कोशिश की तो हमने खुद को थोड़ा समझा लिया। लगता है वो वीकेंड के लिए एक एंटरटेनिंग पड़ोसी होगा, और क्योंकि हम उसकी तुलना में 3 गुना ज्यादा थे इसलिए हमें लगा कि वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। जैसे जैसे वो हफ्ता खत्म हुआ हमने पाया कि एक अनप्रेडिक्टेबल घटना घटी। इसकी शुरुआत चाकू वाले आदमी के ठीक बगल वाले कैंपसाइट में एक कार के आने और पार्क होने से हुई। हम देखते रहे और हैरान रह गए, क्योंकि एक कार 2 हो गई, फिर 3, फिर 4 और अंततः 5। ये शुद्ध शहरी लोगों का एक बड़ा समूह था जिन्होंने एक दूसरे के ठीक बगल में 3 कैंपसाइट बुक किए थे। और वो जो इन लोगों को मौत की निगाह से देख रहा था उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसका पूरा शरीर उन्हें घूरते हुए बेचैन हो रहा था। और जब वो कुत्ता दिखाई दिया तो चीजें लगभग खराब हो ही गई थी। वहां वास्तव में 2 कुत्ते थे, लेकिन एक का मालिक उसको बिना पट्टे के घूमने दे रहा था। कुछ ही मिनटों की बात थी कि उनका कुत्ता चाकू वाले आदमी के कैंपसाइट की ओर दौड़ा और उस पर कूद गया, जैसे कोई भी कुत्ता उत्साह के साथ कूदना शुरू करता है। हमने चाकू वाले आदमी को सचमुच कुत्ते पर भौंकते हुए सुना और हम सबने ये होते हुए देखा। आदमी खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो अपनी पूरी शक्ति लगा रहा हो कि वो अपना चाकू बाहर ना निकाले और कुत्ते का सर ना काट दे। ठीक उसी समय कुत्ते का मालिक जल्दी से दौड़ा और अपने पालतू कुत्ते को संभाला, और तभी हमने उसे कुछ खतरनाक कहते हुए सुना, अगर इसके बाद ये कुत्ता मेरे पास आया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। हमने सोचा इससे शायद वो लोग उस आदमी को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, लेकिन उनके कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और वहां मौजूद 10 या इतने ही लोग एक दूसरे पर लगातार चिल्ला रहे थे ताकि उनकी बात सुनी जा सके। यहाँ तक कि हम उनमें से कुछ के हर एक शब्द को समझ सकते थे। हमने पूरी रात धीमी आवाज में उन हंसी वाले और अजीब बातों का मजाक उड़ाते हुए बिताई जो हमने उनसे सुनी थी। मेरे दोस्त ने समूह के सबसे अप्रिय व्यक्ति की अच्छी नकल की और वो जो कुछ भी कहता वो उसे मजाक के लहजे में दोहराता। एक बार जब हमारी आग बुझ गई और तापमान गिर गया तो हमने इसे रात का अंत घोषित कर दिया और अपने टेंट में चले गए। यह आमतौर के मौसम के हिसाब से काफी ठंडा था, इसलिए जब मैं सुबह उठा तो मुझे अभी भी बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने सोने के लिए वापस अपनी आंखें बंद कर ली। अगली बार जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वही दोस्त आग के पास बैठा हुआ था और पिछली रात के कोयले को जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने अपने उसी दोस्त के पीछे उस बड़े चाकू वाले आदमी को खड़े देखा और उसका हाथ हमेशा की तरह उसके चाकू पर टिका हुआ था। मैंने सोने का नाटक किया और उनकी बातचीत सुनी।
रात को वो उन लोगों की नकल तुम में से कौन कर रहा था? उसने मेरे दोस्त से पूछा। वो बेवकूफ़ी भरी आवाज़। मेरे दोस्त ने जवाब दिया, हाँ वो मैं था। एक अजीब से सन्नाटे ने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे उम्मीद थी कि वो आदमी अपना चाकू निकाल लेगा। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो अजीब तरह से हंसा और बोला, तुम लोगों ने मुझे कल रात मेरे टेंट में लौटने पर मजबूर कर दिया था। मेरे दोस्त ने राहत की सांस ली। हाँ ये मज़ेदार था, हमने भी सोचा ये बहुत मज़ेदार होगा, उसने कहा। कि तभी चाकू वाला आदमी झुक गया और कुछ और बोला, मैं सीरियस हूँ दोस्त, अगर तुम लोगों ने मुझे कल रात इस तरह से नहीं हंसाया होता, मैं अपने चाकू के साथ वहां जाने और उन्हें चुप कराने से लगभग 10 सेकंड दूर। मुझे शहर के लोगों से नफरत है। तुम लोग तो वहां से नहीं हो ना? नहीं नहीं नहीं, हम लोग आरलोंडा से नहीं हैं, हम गैंसविले एरिया से हैं। ओह, ये बहुत बुरा नहीं है, उसने कहा। खैर, वैसे भी मैं वापस जा रहा हूँ, तुम सभी से बाद में मिलता हूँ। आखिरकार वो मुड़ गया और अपने कैंप साइट में वापस चला गया। जब वो सुनने की सीमा से बाहर था, मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा। क्या तुमने वो सुना? हाँ यार, अच्छी बात है कि हम आज ही जा रहे हैं। ठीक उसी समय हमारा दूसरा दोस्त उठा और अपने झूले से बाहर रेंगता हुआ आया, जब तक कि हमने उसे नहीं बताया। उसके बाद हम सबकी मर्जी से ट्रिप को कैंसिल करने पर सहमत हुए। कुछ घंटे पहले हमने कैंप साइट में नाश्ता छोड़ दिया और सब कुछ पैक कर लिया। हम 10 बजे से पहले ही निकल गए। हमने इसे मजाक के रूप में करने की कोशिश की। ये जितना हम चाहते थे उससे ज्यादा सीरियस लग रहा था। मुझे याद नहीं कि ये किसने कहा था, लेकिन हम में से एक ने कहा, हम उन लोगों को उनकी किस्मत पर छोड़ रहे हैं। क्या पता घर जाकर हमें न्यूज़ देखने को मिले कि किसी आदमी ने बहुत सारे लोगों को मार दिया। मैं ये सोचकर डर जाता हूँ कि क्या हो सकता था यदि हम उस स्थिति में हास्य की भावना नहीं लाते। हम निश्चित रूप से इसमें फंसने वाले थे और मैं इसे संभालने के लिए किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। जब कोई आदमी कैंपिंग करने जाता है तो कोई भी भीड़ भाड़ की उम्मीद नहीं करता, लेकिन शायद उस भीड़ ने हमें बचा लिया। जंगल में अनएक्सपेक्टेडली एक आदमी से मेरा सामना हुआ और वहां बहुत बुरा हो सकता था। मैं उन्हीं 2 लोगों के साथ कैंपिंग कर रहा था जिनके साथ मैं पहले भी जा चुका था, सिवाय इसके कि इस बार हमारे बीच एक चौथा व्यक्ति था जो हमारा इतना क्लोज फ्रेंड नहीं था, बल्कि सिर्फ एक दोस्त था। ये एक बहुत अधिक सीरियस कैंप आउट था। हम 5 दिन और 4 रातों के लिए दक्षिण कैरोलिना गए और इस बार हमारे पास खुद के लिए एक बहुत ही एकांत जगह थी। कुछ मील तक गंदगी वाली सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद सड़क अंत में एक लूप में आ गई और हमने अपनी कारें पार्क की और फिर नीचे की ओर पैदल चले गए। हम अपने कैंप साइट तक थोड़ी दूरी पैदल चले, जो एक नदी के ऊपरी किनारे पर था। मुझे याद नहीं कि साल का कौन सा समय था, लेकिन ये गर्म और सूखा था। पहाड़ी होने के कारण ये हमारे लिए काफी अजनबी था, लेकिन इसी वजह से ये और भी ज्यादा एंजॉयबल था। हम कुछ मछली पकड़ने का सामान साथ लाए थे और नदी का पता लगाने और कुछ समूह साहसिक कार्यों पर पानी का परीक्षण करने की योजना बना रहे थे। दुर्भाग्य से एक शुरुआती मछुआरे के रूप में मैं अपने दोस्तों के खिलाफ जाते समय कुछ नहीं देख पा रहा था। हालांकि हम सभी ट्रिप का आनंद ले रहे थे, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन तक हम सभी एक दूसरे से पक चुके थे। तभी किसी को राज्य की सीमा पार करके उत्तरी कैरोलिना जाने का विचार आया, जो ज्यादा दूर नहीं था। उसे इस स्लाइडिंग रॉक नामक इस जगह पर जाना था। ये एक बुरा विचार नहीं लगा, लेकिन मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि बाकी सभी लोग जाना चाहते थे और यहीं पर हमने बॉय स्काउट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलती की। वे आपको बड़े सिस्टम के बारे में सिखाते हैं, जहां यदि आप कभी भी किसी भी प्रकार के जंगल में हैं तो आप कभी अकेले बाहर नहीं जाते। आपके साथ हमेशा कम से कम एक व्यक्ति होता है। लेकिन मैं पीछे रहकर उनके चले जाने के दौरान कैंप साइट पर नजर रखना चाहता था। मुझे पता है कि ये सबसे सुरक्षित या समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा फोन डेड होने वाला था। इसलिए उन्होंने मेरे लिए दूसरी कार की चाबियां छोड़ दी ताकि मुझे मदद की जरूरत ना पड़े। हालांकि उनके चले जाने के दौरान यह वास्तव में बहुत आरामदायक था। मैंने दोपहर के भोजन के लिए आग पर कुछ पनीर ग्रिल बनाए। फिर मैंने 1 घंटे या उसके आसपास पढ़ा और फिर मैंने कैंप के ठीक पास नदी में बर्तन धोए। इसके बाद मैंने मछली पकड़ने के बारे में सोचा। इस तरह मैंने अपनी पहली मछली पकड़ी, एक छोटी कैटफिश जो मेरी ग्रीट खाने आई थी। मैंने एक तस्वीर ली और इसे अपने दोस्त को भेज दिया। फिर मैंने उस कैटफिश को आजाद कर दिया और एक और कोशिश करने के लिए नदी के किनारे बैठा रहा। मैं लगभग 1/4 मील नीचे गया और कुछ रैपिड्स पर चला गया।
मुझे लगा कि मैं घर से सैकड़ों मील दूर एक अपरिचित एरिया में पूरी तरह से अकेला था। अचानक मैंने अपनी दाहिनी ओर नदी के किनारे से जंगल में एक टहनी टूटने की आवाज सुनी और मैं कोई हलचल देखने के लिए तेजी से उठा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने खुद के नीचे देखा तो मैंने पाया कि मेरे पैरों और कमर के पास दर्जनों छोटे छोटे जोक लगी हुई थी। मैं घबरा गया और उन्हें तेजी से हटाने लगा। फिर जब मुझे लगा कि मैंने उन सभी को हटा दिया है तो मैं वापस कैंप की ओर बढ़ा। रास्ते में मैं एक किनारे पर कूद गया और मेरा नंगा दाहिना पैर एक छोटे से पत्थर पर पड़ा, जिससे मेरे पैर पर बहुत बुरी चोट आई। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगा। ऐसा महसूस करने लगा कि मैंने अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर कदम रख दिया था, लेकिन मैं वहां से अधिक सतर्क हो गया और मैं सुरक्षित रूप से कैंप में वापस आ गया। इसके बाद मैंने एक बियर और सिगरेट के साथ अपने दोस्तों के वापस आने का थोड़ी देर इंतजार किया। थोड़ी ही देर में वो सभी वापस आ गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि हमारे अलग अलग अनुभव कैसे थे। उसके तुरंत बाद हमने फैसला किया कि यही समय है। फिर मैं और हमारा एक दोस्त कार में लौट गए और थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन चार्ज करे। हम लगभग 45 मिनट के लिए वहीं पर थे और जब हम वापस कैंप में पहुंचे तो हमने उसे देखा। वो कैंप के ठीक पास नदी के किनारे खड़ा था, जहां मैंने पहले क्रिस के साथ पानी पिया था, और वो हमारे दो दूसरे दोस्तों से बात कर रहा था। जिस तरह से वे बात कर रहे थे उससे मैं बता सकता था कि वे किनारे पर खड़े थे और हम दोनों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम वास्तव में संख्या में उससे अधिक निकल सकें। वो इस तरह से तैयार था जैसे वो बाहर रहता हो। वो पूरी तरह से एक पहाड़ी आदमी था। मैं कभी भी इतना करीब नहीं गया कि मैं सुन सकूं कि वो क्या कह रहा था, और वो अपने दांतों की कमी के कारण लगभग समझ से बाहर था। वैसे मेरे दोस्त ने आखिरकार मुझे सब कुछ बता दिया जो वो कह रहा था। इस आदमी का नाम बो था और उसने दावा किया कि वो पहाड़ों के इस पूरे क्षेत्र का मालिक है, और अगर हम विनम्रता से यहाँ रहे तो वो हमें अपनी मर्जी से यहाँ रहने की अनुमति देता है, जब तक हम अच्छे बच्चे बने रहें। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मेरे दोस्त से कहा कि उसने मुझे पहले नदी के किनारे देखा था और वो मुझसे बात करने वाला था। जब तक मैं डर नहीं गया और वहां से भाग गया, तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे पूरे समय या कम से कम बहुत ज्यादा समय तक देख रहा होगा। उसने शायद मुझे नंगे होते हुए भी देखा होगा। भले ही जिस तरह से वो चिल्लाया, हमारा पूरा कैंपसाइट सुन्न था। वो थोड़ा भ्रमित और पागल लग रहा था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं अकेला था तब वो मेरे करीब नहीं आया, वरना चीजें बहुत अलग हो सकती थी। साथ ही वो अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे दोस्त ने जब उससे बात की थी उससे वो बहुत नर्वस हो गए थे। उन्होंने बताया कि वो हमारे कैंप के करीब आ रहा था, लेकिन आखिरकार वो वहां से चला गया। ये एक स्पष्ट संकेत था कि हो सकता है कि उसके मन में कुछ अच्छे विचार ना हो सकता है कि वो हम चारों को पहाड़ों में छुपकर पेड़ों पर अपनी नाक और पेशाब करते हुए देख रहा हो, एक मौके या बहाने का इंतजार, और फिर वो अपना असली रूप दिखाएगा। मुझे नहीं लगता अगर किसी पागल आदमी ने हमें यहाँ पर मार दिया तो कोई मीलों तक हमारी आवाज भी सुन पाएगा। हमने रात की निगरानी के लिए शिफ्टें आपस में बांट ली ताकि अगर वो वापस आए तो हमें पता चल सके। हालांकि वो कभी आया नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक सनकी आदमी के लिए हम चारों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी ट्रिप के लिए एक कैबिन में रुका था। रिजॉर्ट्स बहुत महंगे होने के कारण बहुत से लोग इन कैबिन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ही दिनों की बात है। मैंने पूरा दिन स्कीइंग में बिताया और लगभग 7 बजे कैबिन में वापस आ गया। मैंने आज इसमें ज्यादा समय नहीं बिताया क्योंकि सूरज ढलने के बाद ठंड वास्तव में बढ़ गई थी। मैंने शावर लिया और खाना खाया, फिर रात को आराम करने के लिए आग के पास बैठ गया। तभी मैंने बर्फ के माध्यम से आते हुए कदमों की आवाज सुनी। मैं दरवाजे तक गया और जैसे ही मैं ये देखने के लिए उठा कि ये कौन है, मुझे एहसास हुआ कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। मैं आधे रास्ते तक चला और कुछ और सेकंड इंतजार किया, फिर उसने आखिरकार दस्तक दी। मैं सावधानी से चला और दरवाजा खोला। क्योंकि ये मेरी जगह नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे दस्तक का जवाब देना होगा। वहाँ एक आदमी था, शायद 30 के दशक के अंत में, काले बाल और घनी दाढ़ी के साथ। जब मैंने दरवाजा खोला तो वो थोड़ा उछला, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हो गई। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वो नाटक कर रहा था या कुछ और। कुछ कह नहीं सकते। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराया और पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उससे वही सवाल पूछा और उसने कहा कि उसने आज रात के लिए ये कैबिन बुक किया था। मैंने उसे बताया कि उसे गलतफहमी हो गई है और मैंने पूछा कि क्या वो अपनी रसीद दिखा सकता है, लेकिन उसने बहाना बना लिया। खैर, अब ये अजीब था, इसलिए मैंने सिर्फ सॉरी कहा और दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपना हाथ उस पर रखा और मुझे रोक दिया।
क्या मैं 1 मिनट के लिए अंदर आकर बात कर सकता हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए और ठंड से बचने के लिए भी, उसने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। शायद मैं कठोर हो रहा था, लेकिन इस आदमी के बारे में मुझे कुछ वास्तव में परेशान कर रहा था। मैंने फिर से सॉरी कहा और दरवाजा बंद कर दिया। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए उसके कदमों का इंतजार करता रहा कि वो वहां से चला गया। वो 30 सेकंड के लिए नहीं हिला, फिर अंततः वो चला गया। यह वास्तव में अजीब था, लेकिन मुझे लगा कि अगर कुछ गलत हुआ तो शायद मुझे बाद में फोन आएगा। मैं वापस बैठ गया। मैंने टीवी चालू कर दिया और कम आवाज पर मैंने अपने फोन पर थोड़ा स्क्रॉल किया और कुछ स्नैक्स खाए। मैं बस अपने समय का आनंद ले रहा था। मुझे लगता है कि लगभग 2 घंटे बीत गए। मैं वास्तव में थक गया था, लेकिन जैसे ही मैं वहां लेटा था, वो आदमी जो पहले आया था अचानक मेरे दिमाग में फिर से आया। मुझे यकीन नहीं था कि क्यों, लेकिन इसने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया और मैं दरवाजे पर वापस चला गया। मैंने बाहर देखा, ये बर्फीला और अंधेरा था और अब पहले से भी अधिक ठंड थी, लेकिन मैंने जंगल में किसी और चीज को खड़े हुए देखा। मैं ये नहीं बता सकता कि ये वही आदमी था या नहीं, लेकिन मेरे पास ये मानने का कोई कारण नहीं था कि ये कोई और था। मैं सोफे पर वापस गया और उस कैबिन के ओनर को फोन किया। उन्होंने पुलिस को बुलाया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। इससे पहले कि 2 अधिकारी मेरे कैबिन के बाहर थे, उस आदमी ने भी उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने उसे भागने नहीं दिया। परेशान करने वाली बात यह थी कि उस आदमी के पास एक सीलिंग बैग था जिसमें घरों में घुसने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरण और एक शिकार करने वाला चाकू भी था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वो क्या करने जा रहा था। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि उसने कभी वो जगह बुक की थी जैसे कि उसने कहा था। वो निश्चित रूप से आसानी से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। जो भी मामला था, अगर मैंने बिस्तर पर जाने से पहले जांच नहीं की होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता।